हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएमपीएस क्लासेस। कैसे हो आप लोग? हम लोग यहाँ पर वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे और आज यहाँ पर अपन एक तरीके से लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूँ। हमने यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था। टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ में हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे और यूनिट वेक्टर पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर की बात की थी। इसके अलावा यहाँ पर अपन ने रिजल्टेंट वेक्टर की बात की थी, जिसमें अपन ने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखा था। हमने यहाँ पर ये बोला था कि एक पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल a प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा डायगोनल जो है वो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है a और दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू 2a cos θ by 2 आती थी। यहाँ पर हमने वेक्टर रिजोल्यूशन की बात की थी जिसमें कंपोनेंट लिए थे। उसके बाद में हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। डॉट प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस थे जिसमें आपको बताया था कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। हमने प्रोजेक्शन की बात की थी, कंपोनेंट की बात की थी। तो यहाँ पर इतनी बातें अपन कर चुके थे और उसके अलावा यहाँ पर अपन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको ये समझा दिया था कि अगर दो वेक्टर्स a और b एक दूसरे के साथ में थीटा एंगल बनाते हैं तो a क्रॉस b जो है वो a b साइन थीटा n कैप होता है, जहाँ पर n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है a और b के। अगर a और b की वैल्यू x i कैप y j कैप और z के कैप की फॉर्म में है तो अपन डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं a क्रॉस b की वैल्यू। ये भी मैंने आपको समझाया था। और लास्ट बात आपको ये बताई थी कि यहाँ पर a क्रॉस b जो है कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। हम एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर एक वेक्टर a पैरेलल हो किसी दूसरे वेक्टर b के तो ऐसी कंडीशन में a क्रॉस b की वैल्यू 0 होती है या नल वेक्टर होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको यहाँ पर समझाया था। इसी पर बेस एक क्वेश्चन देखिएगा, फिर आगे जो है अपन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर a which is equal to 2i cap plus bj cap plus 3k cap is parallel to vector b which is equal to 4i cap plus bj cap plus 6k cap, then find value of b। अब यहाँ पर b की वैल्यू अगर अपन को कैलकुलेट करनी है तो क्या काम कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखो, सीधी सी बात यही है कि अगर a पैरेलल है b के तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि a क्रॉस b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नल वेक्टर होनी चाहिए। तो आप a क्रॉस b कैलकुलेट कर लीजिए। a क्रॉस b कैसे कैलकुलेट करें, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट मेथड है। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपने सबसे पहले फर्स्ट रो में लिख दिया है i j k। सेकंड रो में अगर a की बात कर रहे हो तो a के कॉफिशिएंट्स लिख दीजिए विच इज 2 b एंड 3। b के कॉफिशिएंट थर्ड रो में लिख दीजिए। i कैप का कॉफिशिएंट 4 है। यहाँ पर j कैप का कॉफिशिएंट जो है ये 3 है और k कैप का कॉफिशिएंट 6 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पास में 0 आनी चाहिए। तो इस डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। आई कैप सबसे पहले लिखा, आई कैप की रो और कॉलम को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन चारों का, तो ये आपको मिलेगा 6b माइनस 9। फिर लिखा माइनस जे कैप, वापस यहाँ पर जे कैप के रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो ये 2 6 और 4 3 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो 2 6 जा 12 माइनस अगेन 12। के कैप की बात करें तो के कैप के रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो यहाँ पर 2 और 3 6 माइनस 4b, 6 माइनस 4b। अब ये वैल्यू अगर 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर 6b माइनस 9 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। जे कैप का कोफिशिएंट 0 दिख ही रहा है आपको, 12 माइनस 12।
तो 6 माइनस बी की वैल्यू को आपने 6b माइनस 9 की वैल्यू को आपने 0 लिख दिया, तो b की वैल्यू आपको मिल गई 9/6, दैट इज 3/2। आप चाहें तो k कैप का कोफिशिएंट देख लीजिए, k कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी वेक्टर को 0 होने के लिए आई कैप, जे कैप और k कैप तीनों के कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। इसको आपने 0 किया तो आपको b की वैल्यू मिल गई 3/2। अब इसको भी आप 0 कर दीजिए ताकि टोटल वेक्टर 0 हो जाए। तो 6 माइनस 4b इक्वल टू 0, इट मीन्स 4b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू कितना 6/4, दैट इज अगेन 3/2। तो कहने का मतलब अगर b की वैल्यू 3/2 होगी तो a और b वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector A and vector B both। हमें एक ऐसा वेक्टर पता लगाना है जो A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या काम करें, तो वापस मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने पढ़ा था A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप। अगर मैं मॉड ऑफ A क्रॉस B की बात करूं तो वो आएगा कितना, केवल AB साइन थीटा, क्योंकि मॉड अगर लेना है तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। यहां पर ये जो एन कैप आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये एन कैप परपेंडिकुलर टू AB है और एन कैप परपेंडिकुलर टू BB है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में जिस यूनिट वेक्टर की बात अपन कर रहे हैं वो कौन है, तो वो एन कैप ही है। तो एन कैप की वैल्यू अगर पता लगानी है आपको तो भाई सीधी सी बात यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो बचेगा कौन, केवल एन कैप। तो यहाँ पर अगर आपको किसी दो वेक्टर्स के बीच का एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि ए के दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो अपन यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फार्मूला के और भी कुछ फॉर्म्स हो सकते हैं, देखिए जैसे ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी रहने दीजिए, ये जो ए बी साइन ए क्रॉस बी है इसको आप ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, इसको आप ए कैप बोल सकते हो। बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, इसको आप बी कैप बोल सकते हो। और साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर के एन कैप के लिए एक रिजल्ट अपने पास में ये भी आ सकता है, ए कैप क्रॉस बी कैप अपॉन साइन थीटा बराबर एन कैप। ये भी एक रिजल्ट हो सकता है अगर आपको यूनिट वेक्टर्स दे रखे हो ए कैप और बी कैप के डायरेक्शन में, और यहाँ पर साइन थीटा यानी कि थीटा भी इन दोनों के बीच में दिया हो, तो आप इजीली यहाँ पर एन कैप पता लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स आपको दिए गए हों और उनके परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर भी बेस्ड। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A which is 3i cap plus 4j cap and vector B which is I cap minus 3k cap। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको एक यूनिट वेक्टर पता लगाना है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो भाई देखो A और B वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो n कैप बराबर अपन लिख देंगे वेक्टर A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो आपका मेन टास्क है कि किसी भी तरीके से A क्रॉस B का पता लगा लिया जाए। A क्रॉस B का पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका डिटर्मिनेंट मेथड। क्या लिख दोगे आप, I कैप J कैप K कैप 3 4 0, I कैप का कोफिशिएंट 3, J कैप का कोफिशिएंट 4 और K कैप का यहाँ पर 0 है। फिर दूसरे वाले में लिखोगे आप I कैप का कोफिशिएंट 1, J कैप का कोफिशिएंट नहीं है और K कैप का कोफिशिएंट है -3।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, आई कैप आ गया, आई कैप की रो और कॉलम को भूल गए तो बचा कितना -12, फिर माइनस लिखा जे कैप, जे कैप की रो और कॉलम को भूल गए तो ये आया -9 और यहाँ पर ये 0, तो कुल मिलाकर के -9 आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा, प्लस के कैप, के कैप की बात करोगे तो के कैप के रो और कॉलम को भूल गए तो ये आ गया 3 × 0 -1 × 4 दैट इज -4। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइनली आपके पास में आ गई -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप -4 के कैप। ए क्रॉस बी अगर इतना आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना जाएगा, √144 + 81 + 16, इनको आप ऐड कर दीजिएगा तो एन कैप की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से, और आपके सामने ए क्रॉस बी भी है और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी आपके सामने है, तो इजी वे में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है अपन बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता हो तो। क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ पर एक और एप्लीकेशन हो सकती है, थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड एरिया वेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल which has two sides represented by vector A and vector B। मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड वेक्टर ए से और दूसरी साइड वेक्टर बी से रिप्रेजेंटेड है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ट्राइंगल की तीसरी साइड पता नहीं है, इस ट्राइंगल को अपन कोई नाम दे देते हैं जैसे PQR। यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल का एरिया देखना चाहूँ तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस अगर मैं PQ लेता हूँ तो हाइट जो है वो कैसे पता लगाऊं, तो हाइट पता लगाने के लिए मैं R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा बेस पर। अगर बेस में PR लेता तो मैं Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता PR के ऊपर। खैर फिलहाल हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये PQR, तो इसको मैं S बोल देता हूँ। RS विल बी द रिक्वायर्ड हाइट, यानी कि यही अपना H है। H की वैल्यू कितनी, तो देखो यहाँ पर ये अगर B है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो B cos थीटा हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी B sin थीटा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू मैं लिख दूंगा हाफ, बेस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर इंटू साइन थीटा। क्योंकि यहाँ देखिए ये हाइट जो है वो B sin थीटा है ना, B का मतलब क्या है PR है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के एरिया वेक्टर की वैल्यू अपने पास में आ गई हाफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एरिया वेक्टर जो है हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B है। तो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट होती हों तो उसका एरिया वेक्टर हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे देखें, तो वही बात कि अगर एक पैरेललोग्राम की एक साइड वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होती है, एक साइड वेक्टर बी से रिप्रेजेंट होती है, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा ये अपन देखना चाहते हैं। तो भाई अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल बना था वैसे यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इसको मैं नाम दूँ पी क्यू आर एस। तो आप साफ से देख रहे हो कि एक ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू एस और दूसरा बन रहा है क्यू आर एस। ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ये लाइन बिल्कुल सिमिलर है, कॉमन है दोनों में। ये वेक्टर ए है तो ये वाला वेक्टर भी ए है, और ये वेक्टर बी है तो ये वाला वेक्टर भी बी है। तो कुल मिलाकर के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। तो एरिया वेक्टर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, देखो ट्राइंगल का एरिया होता था हाफ ए क्रॉस बी, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू हाफ इंटू ए क्रॉस बी, दैट इज एरिया इक्वल टू ओनली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंटेड हो तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मिलेगा। यहाँ पर एक एप्लीकेशन और अपन यहाँ पर देखना चाहते हैं, ये पैरेललोग्राम के एरिया से रिलेटेड ही है कि अगर मान लो किसी पैरेललोग्राम का दो डायगोनल्स, ये मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल वेक्टर पी और वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट हो, देन मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी वेक्टर अपने पास में है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर इसका जो बिगर डायगोनल है जिसको अपन ने पी वेक्टर बोला है वह एक्चुअली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिवेशन लगाऊं तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक सीक्वेंस में आ रही है, ये तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये पी वेक्टर बराबर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली इस पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल कुछ ऐसे होगा। इसको अगर अपन क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्यू वेक्टर की वैल्यू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स ए और बी वेक्टर हैं, तो उनका एक डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डायगोनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन लगाऊं तो मुझे ये दिखता है कि ये वाला वेक्टर बी प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर होगा। मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये बी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये वाला क्यू वेक्टर है, इक्वल टू ए वेक्टर होगा, क्योंकि देखो दोनों सेम ओरिएंटेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्यू वेक्टर की वैल्यू मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर मिल जाएगी, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे पास में आ गई कि ए वेक्टर जो है, सॉरी पी वेक्टर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है और क्यू वेक्टर जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। मुझे यहाँ पर ये पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता था।
तो देखो अपने को पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता था। तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस अपने पास में बनी हैं, पी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर और क्यू वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम ए और बी की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा p प्लस क्यू बराबर 2a, यानी कि a वेक्टर की वैल्यू मिलेगी p प्लस क्यू बाई 2 और b वेक्टर की वैल्यू इनको सब्सट्रैक्ट करने से मिल जाएगी b वेक्टर इक्वल टू p माइनस क्यू बाई 2। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में ये a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा एरिया वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया p क्रॉस p, तो p क्रॉस p यहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया किसको, q को p के साथ में, तो q क्रॉस p ये अपने पास में आ गया। फिर उसके बाद में p क्रॉस ये वाला q, तो माइनस का साइन था यहाँ पर, तो माइनस p क्रॉस q आ गया। और फिर लास्ट में यहाँ पर ये आएगा प्लस और ये माइनस, तो माइनस q क्रॉस q। p और p के बीच में एंगल कितना है, तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए p क्रॉस p की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। सिमिलरली q क्रॉस q की वैल्यू भी आपको 0 ही मिलने वाली है। यहां पर एक बात और आप ध्यान से समझ सकते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि अगर a और b वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो a क्रॉस b की वैल्यू माइनस b क्रॉस a होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर q क्रॉस p जो है वो माइनस p क्रॉस q के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर इस माइनस p क्रॉस q को प्लस q क्रॉस p लिख दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा 2q क्रॉस p मॉड, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एरिया वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी हाफ मॉड ऑफ q क्रॉस p। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर आपको मिल जाएगा हाफ मॉड ऑफ q क्रॉस p। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को यूज करके आप अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता लगा सकते हैं, दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है ये आपको पता लग सकता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ये आपको पता लग सकता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, उनका रिजल्टेंट, उनका रिजोल्यूशन, उनके कंपोनेंट्स, ये सब यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस वेक्टर से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे जो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।